ओम शांति। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस 4 दिवसीय सेमिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे एक बार फिर से आप सबके बीच इस सेमिनार में अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। मैं पहले भी कई बार प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस तरह के सेमिनार्स में, इस तरह के कार्यक्रमों में आ चुका हूं, लेकिन वो सब अभी तक मुझे अवसर मिला व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का। पहली बार हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आने का एक अलग ही आनंद होता है इतने सुरम्य वातावरण में, और उसके साथ साथ वहाँ आकर इतने देवतुल्य लोगों से मुलाकात होती है, इतने अंदर से साफ सुथरे स्वच्छ मन लोगों से मुलाकात होती है, मिशन में लगे हुए लोगों से मुलाकात होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एजुकेशन पर काम कर रहे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। पर फिर भी मैं संकट के इस दौर में सराहना करता हूँ पूरी टीम की, सभी दीदियों की, कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को आयोजित किया। और संकट के इस दौर में जबकि सबका मिलना जुलना भी आपस में मना है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। ये एक ऐसा दौर है जब हम सबको मिलने से मना किया गया है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो टॉपिक भी न्यू एजुकेशन इन न्यू इरा और उसके चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे फेस किया जाए, इस पर बात करने का है। हम सब जानते हैं सारी दुनिया एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हाथ मिलाना, गले मिलना, आसपास आपस में मिलकर बैठना, ये सब एक तरह से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। और जबकि इंसान की, एक आम आदमी की एक फितरत है कि वो मिलकर खुश होता है, बात करके खुश होता है, लोगों के पास बैठ के उठ के खुश होता है। हम सब सोचते रहते थे कि अपनी अपनी ज़िंदगी में कि कभी समय मिलेगा तो हम ये करेंगे, कभी समय मिलेगा तो हम वो करेंगे। लेकिन आज जब हमें फोर्सफुली समय दिया गया है तो हमारा कोई अभ्यास नहीं है कि हम समय मिलेगा तो हम क्या करेंगे। एक अजीब सा तनाव है। लोग घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी तनाव है, क्योंकि कभी अभ्यास नहीं है। हमें इस बात का हमेशा अभ्यास कराया गया कि गणित के सवाल कैसे हल करने हैं, विज्ञान की पहेलियां कैसे बुझानी हैं, नई खोज कैसे करनी है, नई सुविधाएं विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे लानी है, नए नए प्रयोग कैसे करने हैं, बाज़ार में जो चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको अपने पास लाने के लिए और कितनी मेहनत करनी है ताकि बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास आ सकें। इस सब का खूब अभ्यास कराया गया। लेकिन इसका अभ्यास नहीं कराया गया कि कभी हमारे पास समय हुआ तो हम क्या करेंगे। कभी हमारे पास में समय हुआ कि हम अपने पास बैठेंगे, खुद के पास बैठ सकें, उसका अभ्यास नहीं है। अपने परिवार के पास बैठ सकें, उसका अभ्यास नहीं है। अपने समाज के साथ ऐसे दौर में कैसे हम समाज के साथ आगे बढ़ें, इसका अभ्यास नहीं है। नए दौर की एजुकेशन में इसका अभ्यास कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना हमारे बीच में रहने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि भविष्य में हमको कोरोना या कोविड जिसको कहते हैं, इसके वजूद के साथ ही जीना पड़ेगा। तो हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि नए दौर में नई शिक्षा के लिए हमें अपने साथ जीने के लिए, अपने परिवार के साथ जीने के लिए और इस तरह के हालात में जीने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? गणित की, विज्ञान की, मैनेजमेंट की, प्रोफेशंस की बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई हम करते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी अब बहुत शिद्दत के साथ, बहुत पुरजोर तरीके से अपनी पढ़ाई में शामिल करना पड़ेगा कि अपने साथ कैसे जिएंगे। हम हमेशा बात करते हैं कि पढ़ाई का काम, स्कूल का, कॉलेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए और दफ्तरों के लिए मैन पावर उपलब्ध कराना नहीं है। पढ़ाई का काम ये भी है कि हम परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे मेंबर्स उपलब्ध कराएं। जो परिवार में, अपने स्कूलों से, अपने कॉलेजेस से हम ऐसे लोग पढ़ा के निकालें जो परिवार का हिस्सा बने, जो समाज का हिस्सा बने, जो देश का हिस्सा बने, तो देश, परिवार, समाज उन पर गर्व कर सके, उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन हम कहते ज़रूर है ये बात, लेकिन हमारी सारी मेहनत केवल और केवल पढ़ाई में, हम बातें गाइडिंग प्रिंसिपल्स में चाहे जो भी करें, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी
सबसे ज़्यादा मेहनत इसी बात पर रहती है कि हम प्रोफेशन में कैसे उसको सक्सेसफुल बनाएं। हम किसी दफ्तर में काम करने के लिए, हम किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए उस व्यक्ति को कैसे अधिक से अधिक सक्सेसफुल बनाएं। तो आज के सेमिनार में जब हम बात कर रहे हैं कि नए दौर में नई शिक्षा पर नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा ज़रूर करें कि जो बात हम अक्सर अपनी बातों में कहते रहे हैं, जिस बात पर जोर देते रहे हैं, लेकिन कभी उसको इतने शिद्दत के साथ शिक्षा में अमल में नहीं लाया गया कि हम परिवार के साथ अच्छे से जीने वाले व्यक्ति कैसे बनाएं, हम समाज में अच्छे से जीने वाले व्यक्ति कैसे बनाएं, हम देश में एक देशभक्त नागरिक जो देश से प्यार करे, खाली देश के लोगों से नहीं या देश की धरती से नहीं, सबसे प्यार कर सके, ऐसे लोग कैसे तैयार करें, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इस पर जोर देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन दिल्ली में शिक्षा विभाग में हमने पिछले 2 साल में कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं। हमने हैप्पीनेस कैरिकुलम के नाम से एक पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसमें हमारा जोर इसी बात पर है। ये कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के तहत शुरू किया गया वंस इन ए मंथ टाइप का कार्यक्रम नहीं है। जिस तरह हम रोज़ाना फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिस तरह हम रोज़ाना ग्रामर पढ़ाते हैं, जिस तरह हम रोज़ाना हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वैसे ही हम रोज़ाना हैप्पीनेस की क्लास लगाते हैं। रोज़ाना 8 लाख बच्चे, नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के करीब 8 लाख बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, और ये अलग अलग स्कूलों में देखें तो हम करीब 20,000 क्लासरूम्स में बैठते हैं। तो 20,000 क्लासरूम्स में रोज़ाना जब स्कूल खुलता है तो पहला पीरियड हैप्पीनेस क्लास का होता है 45 मिनट का, और इसमें हम रोज़ाना मेडिटेशन कराते हैं, रोज़ाना रिश्तों पे चर्चा करते हैं, अपने अंदर के भावों पे, अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं और हर एक स्टूडेंट की मदद करते हैं कि वो अपने अंदर झांक सके, वो अपने विचारों को पढ़ सके, वो अपने विचारों को एनालाइज कर सके, वो अपने सपनों को देख सके, वो अपने सपनों के प्रति एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन रख सके। इस सब पर खूब चर्चा होती है और अभ्यास कराया जाता है। जब हमने ये पाठ्यक्रम 2 साल पहले शुरू किया था तो मुझे बहुत कहा गया था कि बच्चों के पास समय कम होता है, पाठ्यक्रम में से समय निकालना मुश्किल होगा, मेन पाठ्यक्रम के पीरियड्स को हर हफ्ते रोज़ाना उसमें से 45 मिनट निकालना बहुत बड़ा काम होगा। तो थोड़ा कुतर्क था, लेकिन मैंने कहा कि अगर खुश रहना मेन पाठ्यक्रम नहीं है तो फिर हम शिक्षा को दुख रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर खुश रहना हमारे मेन पाठ्यक्रम में होगा तो गणित पढ़ना, तो साइंस पढ़ना, तो इतिहास पढ़ना, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ना, तो अंग्रेजी हिंदी पढ़ना, तो मैनेजमेंट पढ़ना, तब इसका मकसद सही है। मुझे खुशी है कि 2 साल पहले ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ और आज 8 लाख बच्चों के जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। खुद शिक्षकों का मानना है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत फोकस रहने लगे हैं। स्कूल का वातावरण, जहाँ लाखों बच्चे और शिक्षक बैठ के रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं और एक अच्छे वातावरण में परिवार पर, रिश्तों पर, संबंधों पर, सब पे चर्चा करते हैं, तो स्कूल का वातावरण बदलने लगा है। खुद मैंने प्रिंसिपल से फीडबैक लिया, उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर एक राउडीनेस होती थी, वो उसमें वो कमी देख रहे हैं। तोड़फोड़ करने की आदत होती है, हर चीज़ को बिगाड़ने की आदत होती है। वो बच्चों से कोई कह नहीं रहा कि बिगाड़िए मत, कोई कह नहीं रहा कि तोड़फोड़ मत करिए। वो अपने आप ठीक होते जा रहे हैं, अपने आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ला रहे हैं। परिवारों की फीडबैक है, हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे तो गरीब परिवारों से आते हैं। परिवारों से फीडबैक आ रही है कि हम अपने बच्चों में परिवर्तन देख रहे हैं, वो रिश्तों के प्रति और सजग हो गए हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल मुझे किसी टीचर ने बताया कि एक माँ अपनी शिक्षिका को आके अपने बच्चे की टीचर को आके बताती है कि जब से आपने ये कुछ हैप्पीनेस वाला कार्यक्रम शुरू किया है स्कूलों में, मेरा बच्चा आके स्कूल से घर आता है तो मुझसे खाने के बारे में पूछता है। जब मैं उसको खाना देती हूँ तो उलट के पूछता है कि आपने खाया क्या, और सिर्फ पूछता ही नहीं है, किचन में जाके चेक भी करता है कि माँ के लिए बचा है कि नहीं बचा। एक गरीब परिवार की माँ के लिए उसका बच्चा अगर आके ये पूछ ले कि माँ आपने खाना खाया कि नहीं खाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये परिवर्तन बच्चों का खुद मानना है कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से हुआ है। भाई बहनों के जो छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े होते थे और उसकी वजह से कई बार बच्चे कुंठा में आ जाते थे, वो झगड़े मिटने लगे हैं। अब रिश्तों को बोझ नहीं मानते हैं परिवार के लोग, बच्चे अपने परिवार के लोगों के रिश्तों को। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमने इसका अभ्यास कराया, क्योंकि हमने इसको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नहीं डाला
जिसको आप मन करे तो महीने भर के एक क्लास में आ जाना, हमने इसको रोज़ाना 45 मिनट की एक मेन कैरिकुलम की क्लास में डाला। हमने हैप्पीनेस कैरिकुलम को मेन कैरिकुलम बनाया है, हमने इसको एक्स्ट्रा कैरिकुलम नहीं बनाया है। तो नए दौर की शिक्षा में हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, हम जितना इंसान को देखना चाहते हैं, हम जिस तरह से आदमी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिस तरह जीते हुए देखना चाहते हैं, उसके पाठ्यक्रम को भी मेन पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा। सारे जंगलों को काट के कागज़ कैसे बनाया जाएगा इसका अभ्यास बहुत करा लिया, लेकिन उन कागज़ों पर जो लिखा जाएगा उसको पढ़ के जीवन में अमल लाने का अभ्यास भी तो कराना पड़ेगा ना। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में हमने इसकी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और शायद हम सब लोग मिलकर इसका कोई रास्ता निकालेंगे कि आने वाले दौर की शिक्षा में हैप्पीनेस, खुश रहने, खुशहाली को कैसे मेन पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना रहे, वो कोई विशफुल थिंकिंग ना रहे, बल्कि एक मेन थिंकिंग रहे पूरी पढ़ाई के पीछे। इसका कोई रास्ता निकलेगा। मैंने जो बातें कही वो इस दावे के साथ नहीं की कहीं कि मुझे सब कुछ आता है और हमने सब कुछ कर दिखाया है। हम प्रयोग कर रहे हैं, दिल्ली के सरकार के स्कूलों में सफल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अमल में लाने की ज़रूरत है। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी विचार आपके पास आएंगे सेमिनार के, इस पूरे कॉन्फ्रेंस के आयोजन के बाद इनका संकलन होगा, उससे भी हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी टीम को, सभी बहनों को बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं।